नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों का। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। लगातार 9वें दिन देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,86,452 मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही 3,498 लोगों की मौत हो गई है। ये 9वां दिन है जब कोरोना के मामले 3 लाख के ज्यादा हुए हैं और साथ ही आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच चुका है। इसी के साथ देश में संक्रमण की दर जो है वो भी 21.2% पहुंच गई है। इसका मतलब है कि हर 100 लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं उनमें से 21 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। आपको बता दें, 6 अप्रैल से रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आने लगे थे और 24 दिन बाद आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंचने लगा है। इसी के साथ चिंताजनक बात है कि पिछले कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा 3000 के ऊपर बना हुआ है। 13 अप्रैल के बाद से मौत के आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 66,159 नए मामले सामने आए और साथ ही 771 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, शुरू से ही महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर के 45,39,553 हो गई है, तो वहीं मृतकों की कुल संख्या बढ़कर के 67,985 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, कुछ स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस दौरान 78,537 मरीजों को स्वस्थ हुए अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है और साथ ही महाराष्ट्र में अभी 6,70,301 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की जो दर है वो 83.69 यानी कि 83.69% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.5% है। इस बीच मुंबई में 4,174 नए मामले सामने आए और साथ ही 82 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,44,583 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर के 13,036 हो गई। आपको बता दें कि बचे हुए 10 सब प्रभावित शहरों में से 5 महाराष्ट्र से हैं। ये शहर है पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक और हैदराबाद और साथ ही अन्य शहर हैं लखनऊ, कामरूप मेट्रो और अहमदाबाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इन राज्यों में शामिल हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी 1 मई से 18+ यानी कि 18+ वाले कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में ये कहा कि अभी तक वैक्सीन हमें मिली नहीं है। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम आप सभी को बताएंगे। अभी लाइनों में ना लगें। 2 कंपनियों की वैक्सीन है। दोनों ही कंपनियों को 67 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिया गया है। 3 महीने में ये वैक्सीन आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास 3 लाख वैक्सीन आ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अनुरोध किया है कि टीकाकरण केंद्र पर बेवजह भीड़ ना लगाएं। वैक्सीनेशन को लेकर के पूर्व सूचना दी जाएगी। वैक्सीन लगवाने वही लोग जाएं जिन्होंने पंजीकरण करवाया हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। साथ ही टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ नहीं लगाएं। इस बात की स्पेशल अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। इसके अलावा दिल्ली और केंद्र मिलकर के ये कार्यक्रम चला रही हैं। ये बात उन्होंने अपनी इस प्रेस वार्ता में कही। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम 3 महीने में सभी लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। किसी तरह की भगदड़ ना करें, हम सभी को वैक्सीन लगाएंगे। सभी लोग जरूर वैक्सीन लगवाएं। इसके लगवाने से कोरोना हो जाने पर लोग अधिक गंभीर नहीं होते हैं। 2 वैक्सीन लगाई जाएंगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों के लिए बराबर ऑर्डर्स दिए गए हैं। जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर बताया गया, 67 लाख की डोजेस की ऑर्डर यहाँ पर दोनों ही कंपनीज को, कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों को दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद है। इससे पहले बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में 3 महीने के भीतर 18 वर्ष से ऊपर से अधिक उम्र वाली जो पूरी आबादी है उसको वैक्सीन लग जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों के अंदर भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मई की शुरुआत से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। सबको नमस्कार।
1 मई से यानी कि कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है। अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, कल या परसों 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस की अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा। सबको लगाएंगे वैक्सीन, उसकी पूरी तैयारी की हुई है, सबको वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे। कल से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी और कंपनी के लगातार हम लोग टच में हैं और वो जल्दी आएगी। दोनों कंपनियां 2 वैक्सीन हैं अपने पास, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और उनसे दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब सप्लाई कर सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। 3 महीने का हमने टारगेट लिया है। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोगों ने कर ली है। जो भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि जो दोनों कंपनियां हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन बना के देती हैं। अगर उन्होंने समय पे सफिशेंट मात्रा में हमें उपलब्ध कराई वैक्सीन, तो हम कोशिश करके 3 महीने में दिल्ली के लोगों को सबको वैक्सीन लगा देंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से जिनको वैक्सीन लग जाती है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको दोबारा कोरोना नहीं होता, लेकिन अगर कोरोना होता है तो वो जानलेवा नहीं होता, वो सीरियस नहीं बनता। तो वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है ये वैक्सीन। तो एक तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और इसमें ये बिल्कुल सेफ़ हैं वैक्सीन, कोई किसी तरह का ख़तरा नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अपने आसपास के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब लोगों को वैक्सीन लगाने को कहें। और दूसरा, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर सभी दिल्लीवासी सहयोग करेंगे तभी हम इसको मिलके अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर पाएंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। इतनी बड़ी एक्सरसाइज को 3 महीने में कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सब मिलके करेंगे तो ज़रूर ये पूरा होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भीड़ मत लगाइएगा इन सेंटरों में। सबको लगाएंगे, हर व्यक्ति को लगाएंगे। और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलके ये पूरा कार्यक्रम कर रही है। हम सब मिलके करेंगे तो इसमें हम सब लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। 1 मई से देश भर में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते तीसरे चरण का अभियान प्रभावित हो सकता है।
मुंबई में भी यही हाल बताया जा रहा है। यहाँ पर कोरोना टीकों की इतनी कमी हो गई है कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जीएमएमसी को 3 दिनों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर रोक लगाने का फैसला करना पड़ा है। आपको बता दें, जीएमएमसी ने जानकारी दी है कि उनके पास टीके उपलब्ध नहीं हैं और इस कारण मुंबई में आज यानी कि शुक्रवार 30 अप्रैल से रविवार 2 मई के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है। इधर टीकाकरण रोके जाने की खबर के बाद प्रशासन ने अपील की कि टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोग जुटे नहीं और न ही किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत है। प्रशासन ने आगे जिन लोगों से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी को टीका लगाया जाएगा, ये बात भी कही। इसके अलावा जीएमएमसी ने नोटिस जारी करके कहा है कि अगर इन 3 दिनों के अंदर वैक्सीन की उपलब्धता हो जाती है तो लोगों को मीडिया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जल्द से जल्द सूचित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने वैक्सीनेशन को लेकर के ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 18 से 45 तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन तभी शुरू किया जाएगा जब हमारे पास टीके की डोज ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बीएमसी टीकाकरण के नए चरण के लिए करीब 500 और सरकारी व निजी टीकाकरण केंद्रों को शुरू करेगा। यानी कि साफ है कि 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ये कोई धीमा नहीं होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु में भी टीके की कमी की बात सामने आई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा है कि वैक्सीनेशन का तीसरा फेज तभी शुरू हो सकेगा जब हमारे पास 10 लाख से ज्यादा डोजेज मौजूद होंगी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाने में लगातार प्रयास कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को परास्त कर दिया है। 14 अप्रैल को संक्रमण की चपेट में आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण से उभर चुके हैं। बीते 14 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले सीएम योगी की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट शुक्रवार को नेगेटिव आ गई। इसकी सूचना उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दी। साथ ही आपको बता दें, अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को नेगेटिव आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि आप सभी की शुभेच्छा और साथ ही चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी को के मुझे दिए गए इस सहयोग और साथ ही शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपने नेगेटिव होने की यह जानकारी दी है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको भी यहाँ पर शुक्रिया कहा है। साथ ही तमाम आवाम को जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की है, उनको भी उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद भी घर से ही काम कर रहे थे और साथ ही वर्चुअल ढंग से अधिकारियों के साथ वो बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश देते रहते थे। इस दौरान वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप पर अंकुश लगाने की खातिर मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पताल, दवाइयों आदि की व्यवस्था पर लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने रहे। रोज टीम 11 के साथ बैठक में वो लगातार जरूरी दिशा निर्देश जारी करते रहे। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि वो खुद कोरोना वायरस से ये जंग जीत चुके हैं और अब फुल पावर के साथ वो जल्द से जल्द वापसी करेंगे। इस बात की मनोकामना हर कोई मांग रहा है, क्योंकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी मामले आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसी बीच ये भी बात सामने निकल के आई कि योगी सरकार जो है वो अब मामले जो है, जो आंकड़े हैं, उनको छुपाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। लेकिन फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जंग को जीत लिया है और अब वो वापस एक्शन में लौटेंगे। हरिद्वार कुंभ के बाद जगह जगह कोरोना विस्फोट शुरू हो गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये पूरा मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यासरपुर का है। विदिशा जिला प्रशासन के अनुसार 83 तीर्थयात्री 3 अलग अलग बसों में 11 से 15 अप्रैल के बीच हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। एक अधिकारी ने कहा कि ये पहले ग्यासरपुर से मुख्यालय कार में पहुंचे, फिर बस में मुख्यालय से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार तीर्थयात्री 25 अप्रैल को ग्यासरपुर लौट आए और इसके बाद कुंभ गए और सभी लोगों का पता लगाया और साथ ही उनका प्रशिक्षण किया।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरिद्वार 83 श्रद्धालु गए थे, जिनमें से केवल 61 की भी जानकारी मिल पाई है। 22 का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है और हम उनका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिन 61 का पता चला उनमें से 60 कोरोना पॉजिटिव हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पॉजिटिव मिले 60 में से 5 की हालत गंभीर है, उन्हें कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा बाकी के 55 संक्रमितों को होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि हम कुंभ से आने वाले हर एक श्रद्धालु पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि उन्हें अगर समय पर अलग थलग नहीं किया गया तो वो सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ के दौरान ही कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। इस दौरान कई साधु संतों की मौत भी हो गई और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे श्रद्धालु कुंभ से लौटकर अपने अपने घर जाएंगे, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में हर प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड पर है और हरिद्वार से आने वालों का टेस्ट अच्छे तरीके से प्रमुख तौर पर किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कुंभ को भी इसीलिए जल्दी खत्म कर दिया गया ताकि ये सुपर स्प्रेडिंग ना हो सके। फिलहाल कशिश न्यूज़ भी अपने तमाम लोगों से, अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे अपील करता है कि अगर आप कुंभ से लौटे हैं तो अपनी जांच जरूर कराएं और अगर आप में कोरोना के कोई भी लक्षण आते हैं तो जिस तरीके से आपको डॉक्टर सलाह देते हैं उस तरीके से आप वहां पर काम करें। भारत में कोरोना क्या आया है, लगातार जान लेने का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का शुक्रवार रात निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। आपको बता दें करीब 70 सालों तक कानून के क्षेत्र से जुड़े रहे वो और साथ ही सोराबजी ने देश के अटॉर्नी जनरल का पद 2 बार संभाला। वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान मिला था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोराबजी के निधन पर शोक जताते हुए ये कहा है कि वो उन लोगों में से थे जिनकी भारत में संवैधानिक कानूनों के विस्तार में प्रमुख भूमिका रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक प्रकट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुख व्यक्त करते हुए ये कहा कि उनका व्यक्तित्व महान था। आपको बता दें सोराबजी का नाम देश के बड़े मानवाधिकार वकीलों में शामिल था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 1997 में विशेष दूत के तौर पर नाइजीरिया भेजा गया था ताकि वहां के मानवाधिकार के हालात के बारे में पता चल सके। वर्ष 1989 से लेकर के 1990 तक अटॉर्नी जनरल रहे सोराबजी ने दोबारा 1998 से 2004 तक की जिम्मेदारी निभाई थी। आपको बता दें सोली सोराबजी का पूरा नाम सोली जहांगीर सोराबजी था। उनका जन्म मुंबई में वर्ष 1930 में हुआ था और साथ ही उन्होंने 1953 में बॉम्बे हाईकोर्ट से प्रैक्टिस शुरू की थी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को कभी भी भूल नहीं पाएगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते हालात हर दिन और ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। अब सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी में ही संकट के बीच असंतोष की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने मांग की है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दिल्ली के मटिया महल से विधायक हैं शोएब इकबाल और उन्होंने ये मांग की है कि कोरोना के कारण दिल्ली में पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट से भी अपील की है कि दिल्ली में फैल रही अव्यवस्था को देखते हुए अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विधायक की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को न दवाई मिल रही है और न ही ऑक्सीजन अस्पताल, ऐसे में लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैं 6 बार से विधायक हूं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं तो यही मांगना चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहां राष्ट्रपति शासन लगाकर, वरना सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। आपको बता दें शोएब इकबाल ने कहा कि हम केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आएगा तो काम हो पाएगा। 3 महीने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपको बता दें दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है और आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन एक बार फिर से लगेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच ये भी बात सामने आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सही ढंग से इन परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रहे और इसीलिए वहां पर उपराज्यपाल अब सर्वोच्च
यहाँ पर जो है वो पद उनको मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब दिल्ली में उपराज्यपाल शासन है। और इसी बीच ये बड़ी बात सामने आ रही है, जहां पर खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए, वहां से विधायक इकबाल ये बात कह रहे हैं, शोएब इकबाल, कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कोविड संक्रमण था उनको, और साथ ही आपको बता दें कि हार्ट अटैक उनको पड़ा है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता दें तो बेहद दुखद खबर देश के लिए इस वक्त। एक मशहूर एंकर, एक मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। और इसके अलावा ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है कोविड की वजह से। लगातार देश में संक्रमण की जो दर है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त देश में आपको बता दें कि जो बेड्स है, जो रेमडेसिवियर इंजेक्शंस है, इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई है, उसकी किल्लत भी देखने को मिल रही है। कई जगहों से भयानक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, मशहूर एंकर, मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए।